बंसीपुर नाम का एक गांव था जहां साल भर से मौसम के खराब होने के कारण बिजली नहीं आती थी। बंसीपुर गांव कभी उजाले के नाम से जाना जाता था, पर आज उस गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे मानो जैसे सभी लोग बरसों पुराने बिना बिजली के जमाने में जी रहे थे। ऐसे ही एक दिन गाँव की सारी औरतें कुएं पर से पानी लाकर अपनी सारी जरूरत को पूरा करती थी। ऐसे ही एक दिन थक गई रे, मैं तो साल भर से इस कुएं से पानी खींचते हुए परेशान हो गई। अब ना खींचता मुझसे इस कुएं से पानी, मेरे तो कमर में दर्द रहने लगा। अब दर्द हो या कुछ भी हो बहन, घर के काम तो सारे करने ही पड़ेंगे। ये भी कुआं है जिसको 1 साल पहले कोई देखता तक नहीं था, और आज देख लो इस कुएं की कितनी अहमियत है। सही कह रही हूँ बहन, जब से गांव की बिजली गई है इस कुएं ने अपनी अहमियत बता दी है, और बिजली न आने से सारी बिजली से चलने वाली चीज बंद पड़ी है। बस काम में आ रहा है तो बस ये कुआं। काश उस दिन गांव में वो तेज तूफान और आंधी ना आई होती जिस वजह से तार टूटकर बिजली का ट्रांसफार्मर न पुकता, तो आज हमारे गांव में भी बिजली होती। ऐसे सब मिलकर अपने बिना बिजली वाले गांव की दुख दर्द पीड़ा एक दूसरे को सुनाने लगती हैं, और कुछ देर बाद सब अपने घर चली जाती हैं। एक दिन नंदिनी कुएं से पानी लाकर घर पर कपड़े धो रही थी, तभी खुद से कहती है, हे भगवान, इस गर्मी में तो पूरे शरीर का पानी ही निचोड़ जाता है। पहले कुएं से पानी खींच कर लाओ और फिर हाथ से कपड़े धो। क्या फायदा दहेज में वॉशिंग मशीन मिलने का, इसको तो अब मैं बेच ही दूंगी। ऐसे ही एक दिन अंजना गर्मी में हाथ के पंखे से हवा कर रही थी, तभी अंजना अपनी सास से कहती है, आहा गर्मी, किस काम का एसी जब देखो बंद पड़ा रहता है। इसे उतरवा कर बिकवा देना बहू, बिना बिजली के गांव में इस एसी का कोई मोल नहीं है। ऐसे ही एक दिन शाम होते ही सारे गांव में गुप्त अंधेरा छा गया था, और गांव के सभी आदमी शाम को दिन ढलने से पहले ही काम पर से अपने अपने घर वापस से आ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में लाइट न होने की वजह से पूरे गांव में घुप अंधेरा हो जाता है, जिससे पास खड़ा इंसान भी नहीं दिखता था। तभी रात को सुनील अपनी पत्नी से कहता है, माला, अंधेरा काफी हो गया और पास के सभी लोगों के भी दरवाजे बंद हो गए। तुम भी घर का दरवाजा लगा दो, मैं ऊपर छत पर बिस्तर कर लेता हूँ। अंधेरा होते ही सभी गांव के लोग अपने अपने घर के दरवाजे लगा लेते थे, और माला भी अपने घर का दरवाजा लगाकर मोमबत्ती के उजाले में छत पर चली जाती है, फिर बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। जैसे ही माला की आंख लगती है तभी माला को अपने घर के दरवाजे के बजने की आवाज आती है। उसी वक्त माला अपने पति सुनील को जगाकर कहती है, अजीब, इतनी रात को हमारे घर पर कौन आया होगा? मैं देख कर आता हूँ। इतने में पड़ोस में छत पर लेटा हुआ एक आदमी कहता है, अरे अरे सुनील भैया, रात को इस वक्त दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, ये कोई डाकू या चोर होगा। रात को अब हमारे गांव में चोर लुटेरे भी आने लगे हैं। पड़ोसी की बात सुनकर सुनील दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाता है। अब गांव में बिजली न होने के कारण रात के अंधेरे में 4 लुटेरों की भी आने की दहशत लोगों में फैल गई। फिर सारी रात सभी लोगों की चोर डाकू की दहशत में गुजरी। फिर एक दिन दोपहर को गांव की सारी औरतें पेड़ के नीचे बैठकर आपस में वार्तालाप कर रही थी। तभी अंजना की सास कहती है, मुझे नहीं लगता बहन अब कभी हम लोगों को बिजली नसीब होगी। धीरे धीरे आज 2 साल होने को जा रहे हैं लाइट आने की उम्मीद में, पर मुझे नहीं लगता अब कभी लाइट आएगी हमारे गांव में। अरे माँ जी, लाइट से याद आया, मैंने स्कूल में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसे हम बिजली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बहू? माँ जी, ये सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करने से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होती है। इससे हम अपनी लाइट की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे हम अपने घर में लाइट की सुविधा कर सकते हैं, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अंजना? कैसे आएगी ये सोलर एनर्जी हमारे गांव में? इसके लिए हम सबको अपने अपने घर की छत के ऊपर सोलर प्लांट लगवाना होगा, जो सूरज की किरणों से चार्ज होगा, और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ये थोड़ा महंगा जरूर होता है, पर हालातों को देखते हुए बस अब यही नजर आ रहा है। गांव की सभी औरतें सोलर पैनल लगवाने के लिए तैयार हो गई, और अगले दिन ही गांव की सभी औरतों ने अपनी अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा लिए, जिससे गांव के कुछ घरों में बिजली आ जाती है। तभी नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो, टंकी में 2 साल बाद पानी आया है। ये तो तुम सही कह रही हो बहू, पर ये सोलर पैनल हमको महंगा पड़ा है। गाँव में अब भी आधे से ज्यादा घर है जिनमें अभी लाइट नहीं थी, क्योंकि वो लोग इस सोलर पैनल का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये तो आप सही कह रही हो माँ, हमारे घर तो रोशन हो गए, पर अब भी ऐसे घर हैं जो बिना रोशनी के पड़े हैं। नंदिनी और उसकी सास ऐसे बिना रोशनी के घर की बात सुनकर उदास हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ कमला की लड़की पिंकी कहती है, माँ हमारे गांव में बिजली आ गई है, देखो नंदिनी आंटी के घर में लाइट चल रही है। नहीं बेटी, बिजली नहीं है, नंदिनी आंटी ने सोलर पैनल लगवाए हैं। तो हम भी पापा से बोलकर सोलर पैनल लगवा लेते हैं। नहीं बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम सोलर पैनल लगवा सके। ऐसे गांव के किसी घर में लाइट आ रही थी तो किसी घर में नहीं थी। यही सिलसिला जारी रहा, और एक दिन फिर से गांव की सभी औरतें उस पेड़ के नीचे बैठी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। नंदिनी भाभी, अब तो एसी की हवा में अच्छी नींद आती होगी तुमको, तुम्हारे घर में तो लाइट आ गई, और एक हम है, पूरी रात 1 मिनट को आंख नहीं लगती गर्मी के मारे। क्या मजे आ रहे हैं कमला दीदी, कर्जा लेकर लगवाया था ये सोलर पैनल, अभी तक नहीं उतरा सर से कर्जा, बड़ा ही महंगा पड़ा ये सोलर पैनल, इससे अच्छी तो हमारी लाइट ही ठीक थी।
कमला और नंदिनी की बात सुनकर अंजना कहती है, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम लोग गांव में बिजली लाने का ही कुछ जुगाड़ करें। पर हम गांव में बिजली कैसे ला सकते हैं जब आज तक मर्द लोग इस गांव में बिजली नहीं लेकर आ सके। हम मर्द लोगों से कम है क्या? वैसे भी गांव में बिजली मर्द नहीं बल्कि हमारी शिक्षा लेकर आ सकती है। आप लोग कहो तो हम लोग कल ही बिजली दफ्तर चलते हैं और अपने गांव में बिजली ला कर दिखाएंगे। अंजना की बात सुनकर गांव की सारी औरतें राजी हो जाती हैं और अगले दिन ही गांव की सारी औरतें बिजली दफ्तर चली जाती हैं। सभी औरतों ने मिलकर सरकारी दफ्तर में जाकर बिजली की अपील की और सरकारी कर्मचारी ने अंजना को एक फॉर्म भरने के लिए दिया। इस फॉर्म को भरना है, पेन मिलेगा आपके पास? सरकारी कर्मचारी अंजना को पेन मांगते हुए देख हैरान हो जाता है और कहता है, आपको ये फॉर्म भरना आता है? जी आता है। अब आप पेन देंगे मुझे? सरकारी कर्मचारी अंजना को पेन देता है और अंजना पूरे फॉर्म को इंग्लिश में भर देती है, जिसे देख कर्मचारी भी शॉक में रह जाता है। 3 दिन बाद फिर से आना, थोड़ी और कानूनी कार्रवाई होगी। उम्मीद है सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। और वो सारी औरतें फैसला कर लेती हैं कि वो गांव में लाइट लाकर रहेंगी। और अंत में एक दिन गांव में सरकारी कर्मचारी बिजली जोड़ने के लिए आ जाते हैं। अंजना का पति मुकेश कहता है, आखिरकार हमारी गांव की औरतों ने गांव में बिजली के तार जुड़वाए दिए और उनकी मेहनत रंग लेकर आई। सभी लोग गांव में 2 साल बाद बिजली आने के इंतजार में खुश हो रहे थे और थोड़ी देर बाद बिजली के तार जुड़ जाते हैं और गांव के सभी घर और सड़कें उजागर हो जाती हैं। ये लाइट आ गई। सभी बच्चे लाइट आने की खुशी में बाहर सड़क पर रोशनी में नाचने लगे। पूरे 2 साल बाद बंसीपुर गांव में लाइट आई थी। अब घर में पड़ी सूखी टंकियों में भी पानी आना शुरू हो जाता है और गांव के सभी लोग रात को सड़कों पर खड़े होकर लाइट का आनंद ले रहे थे। और कुछ बताओ ना। और क्या बताऊं, तब से मैं ही बोले जा रहा हूँ। अब और क्या बताऊं? हाँ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी फैमिली के बारे में? अच्छा तो सुनो, तुमने कभी रामगढ़ रियासत के बारे में सुना है क्या? नहीं। तो सुनो, रामगढ़ रियासत के राजा का नाम है महाराज गौतम सिंह और उनकी रानी का नाम है महारानी आशा सिंह। उन दोनों की एक ही संतान है, उनका युवराज। कह दो कि वो तुम हो? हाँ कियारा जी, वो राजकुमार मैं हूँ। मैं ही हूँ रामगढ़ रियासत का इकलौता वारिस, युवराज कार्तिक सिंह। वाह, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम राज परिवार से हो। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? हम अपनी अमीरी का रौब नहीं झाड़ते। पता है, हमारे किले में 5-5 नौकरानियां काम करती हैं। फिर तो सही है। तुम्हारी मम्मी, अब सॉरी आई मीन महारानी जी तो कोई काम ही नहीं करती होंगी। ना ना, खाना एक नौकरानी बनाती है, दूसरे कपड़े धोती है, तीसरी बर्तन और चौथी घर की साफ सफाई। और अगर फिर भी कोई काम बच गया तो उसे 5वीं नौकरानी निपटा लेती है। यार सही है, अब तो मुझे तुमसे ही शादी करनी है। अरे कितनी सेल्फिश हो यार तुम। अमीर लड़का देख के फौरन शादी पर आ गई है। अच्छा, 3 साल से डेट कर रही हो तुम्हें, और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम राजकुमार हो। कियारा और कुछ कह पाती कि तभी क्लास की बेल बज गई और वो दोनों अपनी क्लास लेने चले गए। लेकिन क्लास में भी कियारा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो तो अपने अमीर ससुराल के सपनों में खोई थी। और बताओ ना, तुम्हारा महल कैसा है? कितने कमरे हैं उसमें और गार्डन कितना बड़ा है? मेरा महल? हाँ, वो बहुत ऊंचाई पर है। ऊपर वाला पूरा इलाका मेरा है और महाराज और महारानी नीचे वाले कक्ष में रहते हैं। वाह, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर वाले कक्ष में रहूंगी ना? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा। ठीक ठाक बड़ा मकान है हमारा। ऊपर मेरा कमरा है और नीचे पापा मम्मी रहते हैं। मतलब तुम रजवाड़ी नहीं हो? क्यों, अब मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं करनी, तुम झूठे हो, बहुत बुरे हो तुम। लेकिन एक बात मैंने बिल्कुल सच कही, हमारे पास वाकई 5-5 नौकरानियां हैं। सच्ची में? खाओ मेरी कसम। अरे हाँ बाबा, तुम्हारी कसम। यार तुम्हारे पापा ऐसा क्या करते हैं कि 5-5 नौकरानियां रखी हुई हैं? मेरे पापा? वो तो सरकारी स्कूल में टीचर हैं। यार ये सरकारी टीचर इतना कमाते हैं क्या कि 5-5 नौकरानियां अफोर्ड कर ले रहे हैं? भाई ये राज तो पापा ही बता पाएंगे। कियारा पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी थी, पर उसे घर के कामों को करने में कोई खास मजा नहीं आता था। कुछ महीनों बाद कार्तिक की पढ़ाई पूरी हो गई और फिर उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई और घर वालों की रजामंदी से कार्तिक और कियारा की शादी भी हो गई। आओ कियारा, इनसे मिलो। ये है कामिनी, इन्हें हमारे घर की सदस्य ही समझो। इसी तरह आशा घर की एक एक नौकरानी से कियारा को मिलवाने लगी। कियारा को बड़ी हैरानी हो रही थी कि अपने घर के नौकरों को इतना सम्मान कौन देता है, लेकिन नई बहू थी तो उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला। फिर शाम को, यार एक बात बताओ तो। हाँ क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी मुझे नौकरानियों से ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी जैसे वो तुम्हारी बुआ मौसी चाची हो। अरे नौकरानियां ही तो है, उन्हें इतनी भी क्या इज्जत देनी? नहीं, वो 5 भले ही घर की नौकरानियां हो, लेकिन माँ पापा उन्हें सम्मान बहुत देते हैं। अच्छा, खैर अब अच्छी बात है, पर मुझे उनके पैर तो नहीं छूने ना? ना ना, इतना भी नहीं है। अगली सुबह जब कार्तिक और कियारा सो रहे थे तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबू, चाय लाई हूँ आपके और गुड़िया के लिए। ये बाबू कौन है और ये गुड़िया? वो कामिनी मौसी हैं। अब ये कामिनी मौसी कौन है? रुको बताता हूँ। कार्तिक ने दरवाजा खोला तो सबसे बड़ी नौकरानी कामिनी
हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। उसने कार्तिक को चाय पकड़ाई और मुस्कुराकर वहां से चली गई। फिर उसके जाते ये तो वो मेड थी ना? हाँ, पर मैं उन पांचों को मौसी कहकर बुलाता हूँ, तो तुम भी उन्हें मौसी कह लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अब जो मर्जी सोचो, हमारे घर में ऐसा ही होता है। अच्छा, पर ये तुम्हें बाबू क्यों बोल रही थी? वो दरअसल जब वो पहली बार घर में आई थी तो तब मैं बहुत छोटा था, तभी से वो मुझे बाबू कहती है। वो होता है ना छोटा बच्चा टाइप। अब मैं बाबू तो तुम गुड़िया हो गई। वैसे नाम पसंद आया ना तुम्हें, गुड़िया? कियारा हैरान थी, लेकिन वो कार्तिक के घर के तौर तरीके देख और सीख रही थी। कामिनी, कुछ सब्जी वगैरह लानी हो तो बता दो। नहीं जी, सब कुछ है। आशा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं शाम को लेता आऊंगा। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर गौतम अपने स्कूल के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद आशा अपने कमरे में चली गई। कार्तिक और कियारा भी अपने कमरे में आ गए। अब ये लोग नाश्ता कब करेंगे और कहाँ करेंगी? वो कामिनी मौसी सबके लिए खाना ले जाती है, और वो पीछे की तरफ वो बड़ा सा कमरा है ना, वो पांचों एक साथ वहीं रहती हैं और खाना वो वहीं खाएंगी। बाकी सब तो ठीक है, पर ये बताओ यार कि हमारी शादी से पहले यहाँ बस तुम 3 लोग ही रहते थे, और 3 लोगों के लिए तो एक ही मेड बहुत थी, तो ये 5-5 नौकरानियां क्यों रख ली? अब वो तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा था तब पहली मेड आई थी, फिर कुछ साल बाद पापा एक और को ले आए। इस तरह नौकरानियां आती गई। अच्छा, अभी और तो नहीं आएंगी ना? नहीं, पिछले कई सालों से तो और कोई नहीं आई। शुक्र है, वरना पता चला कि हमारे रहने के लिए घर में जगह नहीं बची। फिर एक दिन, कार्तिक यहाँ आओ तो, देखो शायद पड़ोसियों में लड़ाई हो गई है। जाओ ना, पता करके आओ क्या मैटर है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अंदर जाओ। गौतम की बात सुनकर कार्तिक और कियारा घर के अंदर चले गए। यार बुरा मत मानना, पर तुम्हारे पापा ना मुझे थोड़ा वैसे लगते हैं। वैसे मतलब वो जैसे किसी फालतू पंगे में नहीं पड़ना चाहते हो, बड़े सीधे साधे टाइप। मतलब समझ रहे हो ना तुम? अरे यार, वो ठहरे मास्टर साहब, तो वो बेचारे थोड़ा डरते हैं ये मार पिटाई वगैरह से। ऐसे वक्त बीत रहा था। कियारा अपनी सास आशा के साथ घर में ही रहती और गौतम और कार्तिक काम करते। उधर घर की 5 नौकरानियां भी वहीं खाती रहती और सोती थीं। बीतते वक्त के साथ गौतम सिंह रिटायर हो गए, जबकि कार्तिक और कियारा एक बच्चे के माता पिता बन चुके थे। सुनो, वो रिंकू की फीस जानी है। हाँ, मुझे याद है, ये लो, ये पैसे मैंने पहले ही निकाल कर रख लिए थे। पैसे से याद आया, मैंने कभी पापा जी को कामनी मौसी या किसी को भी सैलरी देते नहीं देखा, और इनमें से कभी कोई छुट्टी वुट्टी पर भी नहीं जाती। क्या सीन है? कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम आज भी कामिनी मौसी और बाकी की मौसियों के बारे में कुछ न कुछ पूछती रहती हो। अरे क्या करूँ यार, औरत हूँ ना, बाकी कामों की तरह ये भी मेरा काम ही है। तुम बताओ ना। वैसे मैंने भी कभी पापा को इन 5 को सैलरी देते नहीं देखा, और मुझे ये भी याद नहीं आता कि कामिनी मौसी या नैना मौसी या बाकी की कोई भी मौसी कभी ये घर छोड़कर गई हूँ। तो तुमने कभी ये बात पता करने की कोशिश नहीं की? कई बार कामिनी मौसी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि उनका और किसी भी मौसी का हमारे सिवा कोई नहीं है, तो फिर मैं भी चुप हो गया। कियारा को ये बात अजीब लगी, लेकिन इसके बाद उसके पास जाने को कुछ बचा ही नहीं था, सो वो चुप हो गई। इसी तरह कुछ साल और बीत गए, और फिर एक दिन गौतम ने सुबह सुबह खुद सबके लिए आलू के पराठे बनाए। उनका ये बर्ताव देखकर हर कोई हैरान था। तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ। कार्तिक ने उन्हें फौरन बिस्तर पर लिटा दिया और फिर, पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, हम आपको अस्पताल ले जाएंगे पापा। बहुत देर हो जाएगी बेटा, बस तुम सब मेरी आंखों के सामने ही रहो, मैं तुम सबको जी भर कर देख लेना चाहता हूँ। गौतम दर्द से तड़प रहे थे। उनके बेड के पास आशा, कार्तिक और कियारा खड़े हुए थे, तो कामिनी और बाकी नौकरानियां भी उनके पैरों के पास ही खड़ी थी। गौतम ने सबको देखकर हाथ जोड़े और एक लंबी सांस ली। ये उनकी आखिरी सांस थी। जैसे ही उनकी मौत हुई तो अचानक कामिनी समेत 5 नौकरानियां भयंकर चुड़ैल में बदल गए। उन चुड़ैलों की आंखों में आंसू थे, तो वहीं आशा, कार्तिक और कियारा बुरी तरह से डरे हुए थे। तुम कौन हो? और कामिनी वो कहाँ गई? मालकिन, मैं ही कामिनी हूँ, और यही मेरा असली रूप है। हम 5 कभी खूंखार चुड़ैल हुआ करती थीं। हम तो अलग अलग गांव में रहती थीं। वहाँ लोग हमें परेशान करते थे, तो हम भी उन्हें डराती थीं। लेकिन फिर गांव वालों ने आपके पति गौतम जी को वहाँ बुलाया। मेरे पति को? पर क्यों? आपको नहीं पता, और उन्होंने कभी किसी को बताया भी नहीं। वो सरकारी टीचर तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थे। असल में वो एक महान तांत्रिक थे। हमें कई तांत्रिकों ने काबू करने की कोशिश की, लेकिन एक बस वही थे जो हमें काबू कर पाए। वो चाहते तो अपनी शक्तियों से हमें भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक एक करके हमें अपने घर ले आए, और आप सवाल ना पूछो, इसलिए उन्होंने हमें नौकरानी बना दिया। अपनी तंत्र विद्या से उन्होंने ये भी जान लिया था कि आज उनका आखिरी दिन है। पर मौसी, हमने तो कभी आपको नौकरानी माना ही नहीं। जानती हूँ कार्तिक बाबू, शुरू में तो हम सब चाहती थी कि किसी तरह तुम्हारे पापा की मौत हो जाए, और फिर हम तुम दोनों को मार डालेंगी। लेकिन धीरे धीरे मालिक, मालकिन और तुम्हारा प्यार देखकर हम पिघल गई। हमने जाना कि परिवार क्या होता है और प्यार क्या होता है। पर अब मालिक नहीं है, तो हम पर से उनका जादू भी खत्म हो गया। अब हमें जाना होगा।
मत जाओ कामिनी, तुम भले ही चुड़ैल हो लेकिन तुमसे लगाव हो गया है। मैंने तुम्हें छोटी बहन जैसा माना है। जानती हूँ मालकिन, लेकिन हम पांचों चाहकर भी नहीं रुक सकती। हमें जाना होगा। हाँ, हमारे ना होने से अब आपको और बहू रानी को थोड़ा काम करने में तकलीफ तो होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इतना कहते ही कामिनी और बाकी चारों चुड़ैलें आजाद हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। कार्तिक और आशा के साथ साथ अब कियारा की आंखों में भी आंसू थे। चंद सालों में ही वो भी उन पांचों नौकरानियों को अपना मानने लगी थी। उन सब के जाने के बाद कार्तिक, आशा और कियारा ने गौतम की तरफ देखा जो बिस्तर पर शांत पड़े थे। दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं था कि उनके बीच से एक महान तांत्रिक आज विदा ले रहा था। फिर कुछ दिन बाद आशा ने एक नई नौकरानी को काम पर रख लिया। उसका नाम कम्मो था। आशा ने उसे सारा काम बताया और रसोई में छोड़ दिया। अगले ही पल कम्मो ने हाथ का इशारा किया और सारे बर्तन अपने आप धुलने लगे। ये देखकर कम्मो मुस्कुराई। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और उसकी चोटी हवा में लहरा रही थी।